फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस, से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर से अपने फ्रैक्शन टेस्टिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों को बनाना स्टार्ट कर दिया था सर। तो लास्ट लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने 3 एग्जाम्पल लिए और उस 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको सवालों में कैसे अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से 3 अलग अलग वैरायटी के मैंने एग्जांपल लिए और उसके थ्रू आपके सारे कंफ्यूजन को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब देखो, ये जो टाइप 1 का सवाल यहां से बनता है ना, कई बार इस सवाल में एक और एडिशनल पार्ट भी ऐड होता है। अब एडिशनल पार्ट क्या ऐड होगा, तो लास्ट में कई बार सवाल आपको कह देता है कि अब मुझे तुम इसका डेसिमल फॉर्म भी बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई बार सवाल इसमें लास्ट में ऐड कर देता है कि अब मुझे इसका डेसिमल फॉर्म भी बताओ। क्लियर? यानी अभी तक तो सर ये जान रहे थे कि बिना एक्चुअल डिवीजन के एक फ्रैक्शन को कैसे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब सवाल ये भी ऐड करके पूछ सकता है कि मुझे आप एक्चुअली इसका डेसिमल फॉर्म निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है। क्लियर? और ये मान के रहना, क्या मान के रहना, कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूफ करने के लिए देगा ना, तभी आपसे वो डेसिमल फॉर्म पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल इस तरीके से आपको कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदलेगा, उसी केस में वो आपसे डेसिमल फॉर्म पूछेगा, वरना नहीं पूछता। ये हमेशा दिमाग में रखना। क्लियर? ये जो सवाल का सेकंड पार्ट है ना, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर से, लेकिन उससे पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार और देख लेते हैं। अब जैसे अगेन सवाल क्या है, क्लियरली दिख रहा है एक फ्रैक्शन है और सवाल कह रहा है कि शो करके दिखाओ कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कि मेरे पास फ्रैक्शन है 17/625। अब याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको पहले यह चेक करना है। क्या चेक करना है सर? कि मेरे सामने जो फ्रैक्शन है वो सिंपलीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, उसके बाद कहानी आगे जाती है। अब देखो, सिंपलीफाइड फॉर्म में चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए यहां पे सर अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल कर देखते हैं क्या HCF 1 आ रहा है। अगर HCF 1 आएगा तो कह दूंगा कि सिंपलीफाइड फॉर्म में है, नहीं आएगा तो तुरंत कहूंगा कि सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंपलीफाइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा सर। तो नंबर है मेरे पास 17 और 625। यानी कि यहां पे अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं तो देखो, 17 2 जा 34, 17 4 जा 68, तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, मतलब 3 टाइम्स में जाएगा। 17 3 जा यहां से 51 हुआ, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 115। अब देखो 17 5 जा कितना होता है, तो 7 5 जा 35, 85 होता है। 17 6 जा 7 6 जा 42, यहां पे 4, यहां पे 112। तो क्लियरली दिख रहा है सर 17 6 जा 112 होगा। यहां पे रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 3। अब 3 यहां पे होगा, ये 17 नीचे उतर जाएगा सर। तो क्लियरली दिख रहा है सर यहां पे 3 5 जा 15 हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2, यहां पे हो जाएगा 3, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। आपके पास आया 1, यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर फाइनली 0 हुआ। यहां से दिख रहा है सर HCF मेरा 1 निकल कर आ रहा है। तो चूंकि HCF 1 आ रहा है, तुरंत कह देंगे कि मेरा फ्रैक्शन पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, ये जो आपको चेक करना था ना सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आप यहां पे एक और दिमाग लगाते ना तो भी टेस्ट कर सकते थे। अब देखो कैसे, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है? अब देखो, अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऊपर तो नंबर ऑलरेडी प्राइम नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर का या तो फैक्टर 1 होता है या दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। यानी कि अगर तुम ये चेक कर दो कि 625 का फैक्टर 17 नहीं है, तो तुम तुरंत कह दोगे कि ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। मैंने क्या कहा, थोड़ा सोचो। मैंने कहा कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर का 1 या तो वो नंबर खुद। अब यहां पे जैसे ही मैं अपने डिनोमिनेटर में ये देख पाऊं, ये चेक कर लूं कि 17 उसका एक फैक्टर नहीं है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि हां इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता? ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि आपने जैसे ही 625 को फैक्टराइज किया, या फिर आपने जैसे ही ये चेक कर लिया कि 625 का 17 एक फैक्टर नहीं है, तो तुरंत कह दोगे तो दोनों में 1 के अलावा कुछ अब कॉमन हो ही नहीं सकता। तो वहीं से मैं कह देता कि हां सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ी है ना, उसको कॉमन सेंस से अप्लाई करना भी आना चाहिए। क्लियर? तो कैसे चेक करेंगे सर कि 17 625 का एक फैक्टर है कि नहीं? बड़ा सिंपल है सर। 625 को
17 से यहीं पे डिवाइड कर लो, तो 625 को 17 से डिवाइड करो तो क्लियरली दिख रहा है रिमाइंडर निकल कर आ रहा है। तो रिमाइंडर निकल कर आ रहा है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 17 625 का एक फैक्टर नहीं है। तो यहीं पे इतने पे ही बिना एचसीएफ के सहारे मैं अगर चाहता तो चेक कर सकता था। तो ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, वहां अप्लाई होगा जहां पे ये ऑब्जर्व करो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक प्राइम नंबर है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर कौन सा है, और उसके बाद आपको उस नंबर में यह चेक करना है कि क्या मेरा प्राइम नंबर एज अ फैक्टर अकर हो रहा है। अगर अकर हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लेता मैंने, 13 बाई मान लो 625 ही ले लिया क्लियरली। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है इसमें से एक नंबर प्राइम नंबर है, पता लग रहा है। अब मुझे पता है प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, या तो 1 होगा या तो 13 होगा। अब मुझे बस ये देखना है क्या 625 का एक फैक्टर 13 है, अगर हां तो सिंप्लीफाई किया जाएगा, अगर 13 नहीं है सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए, नोट करके रखना। तो कुछ नहीं करूंगा, 625 को 13 से डिवाइड करके देखूंगा दिमाग में, जहां मैंने देखा कि रिमाइंडर आ गया मतलब 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि 13 इसका एक फैक्टर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर 13 इसका एक फैक्टर नहीं है तो 1 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। यहीं पे कहानी खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी आपने। अब देखो वापस ओरिजिनल सवाल पे आ जाओ। तो सर यहां पे मुझे यह समझ में आ गया कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे सर, अब मैंने आपको कहा था कि आपको अपने डिनोमिनेटर पे फोकस करके देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। अब नंबर है मेरे पास 625, अब 625 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्लियरली दिख रहा है 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 5 11 प्लस 2 13 हो रहा है, 5 से जाएगा क्योंकि सर लास्ट में 5 है। तो क्या दिख रहा है सर, यहां पे 5 हो गया, यहां पे आपका 125 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। फिर से आगे क्या दिख रहा है सर, 5 से जाएगा, यहां पे 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। यानी कुल मिला के 625 को देख के यहां पे मुझे पता लग गया कि 5 के अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनने वाला है, कहानी खत्म। ये तो समझने के लिए सीधे थे सर। लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आपको वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसकी मदद से अपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करो, यानी कि 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, यानी कुल मिला के 5 की पावर 4। अब आप कहो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 5 की पावर 4 बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो मैं कह सकता हूं कि हां ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई समस्या। अब देखो यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहो तो चूंकि एक नंबर में ये सवाल आ रहा है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप यहां पे अपना सॉल्यूशन छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आप क्या देखोगे, सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। क्या करेगा, वो कंपेयर करके ना m और n की वैल्यू भी बता देता है। अब कंपेयर करके मान लो m और n की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, क्या इधर 2 है, क्या इधर एक भी 2 है, नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 है, इधर एक भी 2 नहीं है मतलब 2 की पावर 0 है। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता था, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो मैं m को 0 बता दूंगा। इसी तरीके से 5 को कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है सर, पावर सेम होनी चाहिए। तो अगर ये n 4 के बराबर होगा तभी तो ये वाली चीज बराबर होगी। तो कई बार आप देखोगे बुक्स में अपने सॉल्यूशन में लास्ट में नीचे की ओर ये चीज भी लिखी होती है, आपको ये लिखेगा कि 5 की पावर 4 बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 4। तो ये कोई लिखना रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो। क्लियर, इसको नोट कर लेना थोड़ा सा अलग से। इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से, डोंट वरी। ये समझ में आ गया, तो क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरा फॉर्मेट मैच हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। यानी अगर एग्जाम में हमें इसी चीज को लिखना होता सर तो कैसे लिखते हैं, तो एग्जाम में लिखने के लिए सबसे पहले यहां पे मुझे गिवन नंबर इज क्या है, नंबर 17/625। अब यहां पे कहोगे क्लियरली, देखो चूंकि 1 मार्क्स का सवाल है तो एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, साइड में रफ में करके देख लो या कुछ दिमाग लगाकर चेक कर लो कि एचसीएफ क्या आ रहा है। उसके बाद सीधे बोल दो क्लियरली एचसीएफ ऑफ 17 and 625 is equal to 1, therefore 17/625 is in simplest form। ये बात आप सीधे बता सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है।
अब जैसे ये बोल दिया, आगे की कार्रवाई करते हैं। एंड 625 इज इक्वल टू, क्या बोल दोगे? ये भी आपको यहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कॉपी के साइड में रफ में कर लो, यहां से बोल दो इज इक्वल टू 5 की पावर 4। अब नीचे लिखोगे एंड 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो ये वाली लाइन, वेयर m इज इक्वल टू आपका 0 एंड n इज इक्वल टू 4। आप चाहो तो ये जो मैंने घेर दिया है ना, ये लाइन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिया। फाइनली अब मैं कह सकता हूं therefore the given fraction is a terminating decimal। तो ये क्या प्रूव हो गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूव हो गया। नोट डाउन करो सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट ऑप्शनल, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हो सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना 1 नंबर के सवाल कई बार बहुत ट्रिकी होते हैं। तो ध्यान से देखना कि इसी में अब देखो ट्रिकी सवाल कैसे बनाएगा। अब वो देखो, उसको ट्रिकी सवाल बनाना रहेगा ना, तो आपसे ये सब नहीं बोलेगा शो दैट या ये सब, आपको सिंपली कहेगा कि क्लियरली 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, हेंस find the value of m and n when it is expressed in the terms of 2 की पावर m and 5 की पावर n। सवाल क्लियर है? सवाल आपको पहले से हो सकता है बता दे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या हो सकता है नहीं बताए, किसी भी तरीके से आ जाए। लास्ट में ना वो आपसे m और n की वैल्यू पूछ देगा और इसी सवाल को 1 नंबर में दे देगा या ऑप्शन बना के दे देगा। तो उसमें दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप बड़े आराम से कंपैरिजन सीख गए हो। साइड में कुछ और कंपैरिजन दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। अब जैसे मान लो किसी सवाल का डिनोमिनेटर तुमने देखा, वो डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके का है, 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3। अब यहां से आपसे पूछ रहा है m और n की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि सर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बोल सकता हूं 2 के पावर पे m की बात हो रही है, तो 2 पे पावर यहां पे 3 है, यहां पे m है, मतलब m 3 के बराबर होना चाहिए। और 5 को कंपेयर करूंगा तो n सर 4 के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से मान लो सिर्फ 5 की पावर 5 आता, इसको कंपेयर करके मुझे m और n बताना है, यानी कि सर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो सीधे बोल दूंगा कि n तो 5 है, अब 2 तो है नहीं, तो 2 नहीं है मतलब पावर क्या है? 0 है। सीधे बोल दिया m सर 0 है। क्लियर है? और सिंपल 2 वाला भी हमने अभी देख लिया था, अगर सिर्फ 2 आ रहा था तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मान लो सिंपल ऐसा रहता 2 की पावर 4, इसको अगर कंपेयर करूंगा तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बोल सकता हूं। अब यहां से बोल दूंगा n 0 होगा और मेरा m 4 होगा, कहानी खत्म। इसको भी साइड में नोट कर लेना। हो सकता है अभी तक तो नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का सवाल फ्रेम कर दे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना ट्रिकी सवाल हर बार आते हैं। ऐसा सवाल आपको कई बार मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, जहां पे उस पैटर्न का पूरा सवाल पूरे बुक में ही नहीं है। ना आपको आर एस अग्रवाल में वैसा सवाल दिखेगा, ना आपको आर डी शर्मा में दिखेगा। मतलब वो क्या करता है ना, कंसेप्ट पे बेस्ड एक नया सवाल बना देता है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम टेस्ट नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन कम मार्क्स में करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर हर चीज पढ़ के चल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी साइड में नोट कर लेना, कई बार हो सकता है कंपेयर करवा के आपसे एम एन की वैल्यू पूछ दे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं और उस पर फोकस करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो कुल मिला के मेरे पास जो फ्रैक्शन है ना, वो 17/625 है, जिसको अगर मैं चाहूं तो 17/5 की पावर 4 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे, अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाली बात आई कि इसको सर डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक तरीका यह हो सकता है कि मैं अपना एक्चुअल डिवीजन लगाऊं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं एक्चुअल डिवीजन लगाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी होगा। कुछ और सोचूंगा। अब यहां पे वही कंसेप्ट का लेक्चर काम आएगा जो मैंने आपको इससे रिलेटेड टॉपिक में सबसे पहले सिखाया था, कि अगर कोई चीज टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा आपसे वो डेसिमल की वैल्यू तभी पूछेगा ना अगर वो टर्मिनेटिंग आएगी, वरना नहीं पूछेगा। ये याद रखना, टर्मिनेटिंग आ रही होगी तभी डेसिमल वैल्यू पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। अब सर टर्मिनेटिंग आ रही है तो बहुत अच्छे से हमने सीखा था सर कि अगर कोई चीज टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है तो वो हमेशा इस तरीके से एक्सप्रेस हो सकती है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म हो, जहां पे डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर हो। हमेशा सर अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इस तरीके से गारंटेड एक्सप्रेस हो सकती है। बाद में इसी 10 को तो हमने सीखा सर 2 into 5 का फॉर्म लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड मैथ्स को समझा था। तो कुल मिला के ना ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा,
मतलब कि मैं अपने फ्रैक्शन को इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी इस टाइप के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि अपने फ्रैक्शन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल में 1/10 आ सकता है, मतलब डिनोमिनेटर में 1/10 आ सकता है, या 10 की कोई हायर पावर भी आ सकती है। यानी इसी चीज को मैंने ऐसे समझाया था कि 2 और 5 के पेयर आपको बताते हैं कितने 10 आएंगे, 2 और 5 के पेयर आपको बताते हैं कितने 10 आएंगे, सीखा था हमने। अब देखो उसी पढ़े हुए कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करके कैसे मैं बनाता हूं, कैसे मैं इसका डेसिमल फॉर्म निकालता हूं। देखो मेरी बात को, अब क्लियरली यहां पे मुझे दिख रहा है 17/5 की पावर 4, मतलब इसको मैंने इस तरीके से पहले कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मान लो आपका फ्रैक्शन पहले से इस फॉर्मेट में है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर मुझे अपना डिनोमिनेटर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर में बदलना चाहिए, उसके बाद ही यह कलाकारी काम करेगी। अब आगे क्या करेंगे सर, अब अपनी वो वाली बात दिमाग में रखेंगे कि डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, अपनी ये बात दिमाग में रखेंगे कि टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। यानी 10 नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर में तो 10 बनाऊंगा, मतलब 10 नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में तो 10 बनाऊंगा। क्लियर। अब देखो ये जो 17/5 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर 17/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यही मतलब है सर। अब देखो 10 कैसे बनेगा सर, तो 5 इंटू 2 करके 10 बनेगा, क्लियरली पता है। अब देखो एक 5 को 1 2 चाहिए, 10 बनाने के लिए एक 5 को 1 2 चाहिए। आपके पास कितने 5 है, 4 5 है, तो 4 5 को कितने 2 चाहिए होंगे, 4 2 चाहिए होंगे सर। तो 4 2 की कमी है, जबरदस्ती लगा दो, तो 4 2 ऊपर ले आए, 4 2 नीचे ले आए। अब क्लियरली दिख रहा है कि इस डिनोमिनेटर वाली चीज को मैं 5 इंटू 2 की पावर 4 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं डिनोमिनेटर में। और ये 5 इंटू 2 की पावर 4 क्या बन गया, डिनोमिनेटर में ये 10 की पावर 4 बन गया सर, डिनोमिनेटर में ये 10 की पावर 4 बन गया सर। अब देखो न्यूमरेटर क्या है, अब कुछ मत करो, आराम से न्यूमरेटर को सॉल्व करके लिख दो, क्योंकि उसके बाद अब आप बड़ी आसानी से इसका डेसिमल फॉर्म निकाल कर बता दोगे। अब देखो 17 इंटू 2 की पावर 4 जो सॉल्व करनी है, यहां पे आपको क्या कैलकुलेशन की ट्रिक लगानी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, नॉर्मली आप कैसे करोगे सर, 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो 17 इंटू 16 करोगे, 17 इंटू 16 नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब यहां पे मुझे 17 इंटू 2 की पावर 4 करनी है। और याद करो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 का मतलब बताया था। अगर मैं आपको कह रहा हूं 5 इंटू 2 करो, इसका क्या मतलब है, आप 5 को डबल करो। अगर मैं आपको कह रहा हूं 5 इंटू 2 करो, इसका क्या मतलब है, आप 5 को डबल करो। फिर मान लो आपको कहता फिर से इंटू 2 करो, इसका क्या मतलब है, अब जो आपके पास रिजल्ट आया है उसको एक बार और डबल करो। फिर मैं आपको कहता इंटू 2 करो, इसका क्या मतलब है, फिर से जो रिजल्ट आया उसको एक बार और डबल करो। तो ये जो डबलिंग का कंसेप्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखो यहां पे 17 इंटू 2 की पावर 4 है, यानी कुल मिला के उंगलियों पे मेरे पास 4 2 हैं, ठीक है, कितने 2 हैं, 4 2 हैं। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, 17 इंटू 2 की पावर 4 करनी है, तो 17 इंटू 2 यानी 17 को एक बार डबल किया, कितना हो गया सर, 34। क्लियर है, 34 को डबल किया, कितना हो गया सर, 68। 68 को डबल किया, कितना हो गया सर, 60 का 128 का 16, 136 हो गया। 136 को डबल किया, कितना हो जाएगा सर, 130 का डबल 260, और उसके बाद आपका 6 का डबल 12, यानी 272। कितना आ गया सर, 272। सीधे उंगलियों पे आंसर आ गया 272। तो ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी टिप्स भी आपको डेवलप करनी है, साथ साथ ध्यान में रखना है कि इंटू 2 का मतलब है डबल करना, और डबल करना मल्टीप्लाई करने के मुकाबले आसान है, क्योंकि हमने इतनी बार ये सारी चीजें लाइफ में नॉर्मली की होती है ना, कि दिमाग में किसी चीज को डबल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना एक कैलकुलेशन पे सोच सकते हो, लेकिन वो चीज आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। अब जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज यहां पे होगी, ये अचानक मुझे दिख गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज मैं प्लान करके नहीं आया था कि हाँ कैलकुलेशन में ये वाला पार्ट आने वाला है, लेकिन मुझे ऑब्जर्व हो गई, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं, चीजों को सुनो, समझो और अप्लाई करो। तो अप्लाई करोगे ना तो अपने आप वो आपके रूटीन में आ जाएगी, आपके कैलकुलेशन में आ जाएगी, और बहुत अच्छी चीज है। आपको मैंने इतनी बार ऐसे करके दिखाया, इसी चीज को मैं फास्ट करता तो 10 सेकंड के अंदर यहां पे आंसर लिख देता, और 10 सेकंड में आप 17 इंटू 16 नहीं निकाल पाते, इतनी गारंटी रही। क्लियर, चीजें समझ में आई यहां पे। अब देखो, अब चूंकि इस पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं तो बड़ी आसानी से यहां से हम इसका डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। अब आप खुद बताओ इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा। तो मैंने आपको सिखाया था सर,
डेसिमल के बाद आने वाला हर एक डिजिट मुझे यह बताता है कि नीचे कितने 10 आएंगे। अब नीचे मुझे 4 10 आएंगे, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने हैं, नीचे 4 10 आ रहे हैं, जो कि मुझे यह बता रहे हैं कि आपका जो डेसिमल फॉर्म बनेगा उस डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे। यानी इतना गारंटेड है सर कि ये जो डेसिमल फॉर्म बनेगा इस तरीके से बनेगा कि 0.4 डिजिट होंगे। अब नंबर तो 272 ही है, यानी यहां पे जाएगा 0, यहां पे 272, यानी कि आप अपना फाइनल आंसर क्या बताओगे सर? 0.0272, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की वैल्यू आई है वो वैल्यू ये निकल के आएगी 0.0272। अब मुझे नहीं लगता है ये समझाने की जरूरत है कि मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये भी आप बहुत पहले से, बहुत बचपन से सीख चुके हो। क्लियर? तो देखा कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इसलिए बार बार कहता हूं कि किसी लेक्चर को ऐसा सोच के मत पढ़ो कि अच्छा कंसेप्ट का लेक्चर है, इसको देखेंगे, सवाल का है, चलो इसको स्किप कर देते हैं। मत करना ये, क्योंकि मैं आपको हर बार एक बात कहता हूं कि सवाल बनाते हुए ना कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन हो जाता है। मतलब मैं सोच के इतना रहता हूं कि अच्छा ये चीजें बतानी है, लेकिन सवाल बनाते हुए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखने लगता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कई बार होता है लेक्चर में, इसी वजह से हर लेक्चर इक्वल इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, मेरे हर एक लेक्चर को अगर आप ध्यान से देख के नोट्स बना के प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ना, मैथ्स का, पूरे दुनिया का, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी मैथ्स का पेपर अपने दम पे निकाल लोगे। बस आपको ध्यान से हर लेक्चर में बोली गई बात को सुनना है, उसको अपने रूटीन में लाना है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो नोट डाउन कर लो। अब देखो, जितनी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी एक्स्ट्रा बात है, उसके लिए आपको कहा एक दूसरी कॉपी रखो, दूसरी कॉपी में नोट करो। तो एक एक लेक्चर एक्चुअली में ना काफी इंफॉर्मेशन के साथ आता है, क्योंकि मैंने तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन आपको उस चीज को तरीके से नोट करना है ताकि बाद में रिवाइज कर सको। इसी वजह से लिए आपको अपनी कॉपी, अपने नोट्स काफी अच्छे से तैयार करके रखने हैं। तो जो 2 कॉपी का रूल बताया उसको बिल्कुल अप्लाई करने में हिचकिचाओ मत, तुरंत मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे, बस मेरी बातों को माना करो। क्लियर है? क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीजें आती हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरे टाइप पे बात करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लगे कोई डाउट रह गया हो या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।